जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। तो आज के लेक्चर में हम ईसीजी पढ़ेंगे और उसमें भी अगर फर्दर मैं उसको करूँ डिफ़ाइन तो उसमें मेरे ख्याल है कि हम बेसिक्स ऑफ ईसीजी पढ़ेंगे इसमें। और इस वाली जो आज का लेक्चर है इसमें हम सिर्फ आपको बताएंगे कि बेसिक ऑफ ईसीजी क्या है, ईसीजी के नॉर्मल रिदम कैसे हैं, नॉर्मल ईसीजी कैसे होती है और उसके डिफरेंट जो अब नॉर्मल रिदम हैं उसको आप कैसे डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो क्लिनिकल में है वो स्टडी से थोड़ा डिफरेंट होती हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे मॉनिटर आ रहा होता है और मॉनिटर के ऊपर हर चीज़ रियल टाइम चल रही होती है, तो उसमें आपने डिटेक्ट करना होता है। वहाँ पे ना तो कोई ईसीजी का ग्राफ होता है और ना ही आपके पास रियल टाइम उस वक्त ईसीजी होती है, और इमरजेंसी जब होती है तो उस वक्त ईसीजी करने का बाद का टाइम भी नहीं मिलता। तो लिहाजा इसलिए पहले भी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि जो लोग कार्डियोपल्मोनरी या कार्डियो रेस्पिरेटरी में काम कर रहे हैं वो लाइफ सेविंग काम कर रहे हैं। और जब आप इन लेक्चर्स को सारा मेरे देखेंगे और उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वाकई ये काम थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको मेंटली प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो मेंटली प्रेजेंट रहेंगे और उसके साथ आज हम जो है इसको देखेंगे कि ईसीजी क्या होती है, कैसे होती है। नॉर्मल ईसीजी आप लोगों को पता होगा और हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो जिनको मुझसे अच्छी ईसीजी आती हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको बताने कि इसको क्लिनिकली इंटरप्रेट कैसे करना है। एक अगर आपके पास आईसीयू में आप खड़े हुए हैं या इमरजेंसी में खड़े हुए हैं तो आप उधर एक नज़र देखें मॉनिटर पे और आपको आइडिया हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि पहले हम इसकी तरफ चलते हैं कि बेसिक ऑफ ईसीजी है उसको हम कवर अप करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप ये जैसे आप पहली स्लाइड में देख रहे हैं कि इस ईसीजी को मैं आपके लिए आसान कैसे हो सकती है। अगर इसमें अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ आपको मुश्किल लगी है समझने में तो आपने इसको कमेंट करना है, और अगर आपको ईसीजी सही लगे कि आपको ये लेक्चर में बेसिक चीज़ें इसकी समझ आ गई हैं, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट या एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर या एज ए मेडिकल फील्ड में किसी में भी आप काम कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि मेरे लिए काफ़ी होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं स्लाइड में कि इसमें नॉर्मल ईसीजी दिखाई हुई है। ये अगर आप देखें तो ये पी वेव है, ठीक है, क्यू वेव ये नीचे है, आर वेव है, ठीक है, एस वेव है और टी वेव है, ठीक है। तो ये जो है 5 वेव्स आपने देखनी है। अब वहाँ पे ये लेबलिंग नहीं हुई होती, ये लेबलिंग यहाँ पे की गई है, और जहाँ से ये मैग्रा हिल से हमने ये वाली पिक ली है, कॉपीराइट है उनके, तो ये अच्छी थी अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक ऑथेंटिक है, इसलिए फिर मैंने कहा कि इसको मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये पी वेव है, ये क्यू वेव है, थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है, ये आर वेव है और ये एस वेव है, ठीक है। इसके ऊपर फिर ये टी वेव, ये एक नॉर्मल आपकी एक आप कहने के हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब ये कैसे कंप्लीट होती है इसको हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। इससे नेक्स्ट ये देखें राइट के ऊपर है, इसमें कुछ सेगमेंट्स दिए हुए हैं और ये नीचे इस साइड पे इंटरवल दिए हुए हैं, पीआर इंटरवल है और एसटी इंटरवल है। इसका मतलब है कि नॉर्मली इसमें 5 वेव्स होते हैं, 2 इंटरवल होते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स जिसको क्यूआर कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो होता है, और इसमें इसी तरीके से पी क्यू सेगमेंट होता है और एस टी सेगमेंट होता है। अब पी क्यू और एस टी सेगमेंट है। अब इसमें आपने देखा होगा कि एस टी सेगमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बेसिक, इसमें अगर एलिवेशन या डिप्रेशन होगा तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द कार्डियक टिश्यू, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पी क्यू सेगमेंट और एस टी सेगमेंट, इसी तरीके से ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ठीक है ना, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ये यहाँ से यहाँ तक आगे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। इसमें अब नॉर्मल ईसीजी आप देख रहे हैं, ये पेपर के ऊपर ईसीजी होती है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने ये देखना कि जब ये ईसीजी आप देख रहे हैं, एक पेपर ईसीजी आपको मिल रही होती है, तो आपने उसको ये देखना है कि वहाँ पे आपने सारी लीड्स बाज़ औक़ात नहीं देखनी होती हैं, आपने वहाँ पे लीड 2 के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। आपके पास ओपीडी में कोई केस आ जाता है या आपके पास कोई भी आपने देखना है, तो जो अगर चेंज आएगा तो वो लीड 2 में आती हैं मोस्टली चेंजेस। तो यहाँ पे लीड 2 हमेशा सबसे नीचे होती है, और इसको लीड 2 जो आपका आईसीयू में आ रही होती है वो भी मोस्टली लीड 2 आ रही होती है।
तो लीड 2 में अगर कोई भी चेंजेस आए तो सबसे पहले वो लीड 2 में आती हैं और वहीं पे डिटेक्ट होती हैं। तो वहाँ पे मोस्टली जो आईसीयू के मॉनिटर में, ईआर के मॉनिटर में जो चल रही होती है वो कौन सी लीड होती है? लीड 2, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये लीड 2, इसमें आप स्लाइड में देख रहे हैं सबसे नीचे लीड 2 आ रही है, तो ये एक नॉर्मल ईसीजी की लीड है, ठीक है। लीड 2 अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये उसी तरीके से पी वेव है, क्यू है, आर है, एस है और टी है, और उसके बाद अगेन पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप इसको देखेंगे और ये रेगुलर है। इसके दरमियान में अगर ये बड़े खाने आप गिने तो 1 2 तो तकरीबन 3 खाने हैं, हर एक में आ रहा है। अब हार्ट रेट को कैसे आपने कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर वो आपने पहले भी देखा होगा, आपको आता भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे जो आ रहा होता है वहाँ पे रियल टाइम मैंने कहा कि आपको चल रही होती हैं चीज़ें। तो ईसीजी के ऊपर जो करना है आपने इंटरप्रेट वो इस तरीके से करना है हार्ट रेट को, ठीक है, कि कितने खाने हैं उसके हिसाब से फिर हार्ट रेट होता है। वो आगे वाली स्लाइड में मैं एक दफ़ा उससे गो थ्रू ज़रूर हूँगा, लेकिन यहाँ पर आपका रियल टाइम आपका हार्ट रेट और ईसीजी के साथ चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो उनको आपने देखना और वहीं पे आपने देखना है कि क्या चेंजेस आ रही हैं। तो इसकी समझ आ गई होगी आप सबको। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब ईसीजी पेपर के ऊपर जैसे रीड करते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया कि इसमें इतने इंटरवल हैं, ठीक है ना, इतने इंटरवल हैं, इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, इतने सेगमेंट्स हैं, वो पिछली स्लाइड में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसकी ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा देख लें गौर से, लेकिन जो पहली चीज़ मैंने बता दी है वो उसी की रेपिटेशन है, ठीक है। एक सिंगल यानी कि इसमें हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन उठा के और उसकी इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने ली हुई है यहाँ पे, और इसमें सारी वेव्स यानी कि टी वेव, यू वेव इसमें दी हुई हैं, लेकिन क्यू, आर, एस, टी, यू ये वेव्स आपको बस पता होना चाहिए कि ये किस किस लिए हैं, जो कि आगे मैं और इसकी आगे बताऊँगा भी कि ये वेव किस वजह से है, ये दूसरी किस वजह से है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो ईसीजी में मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट उसमें 3 कंपोनेंट मेन हैं, ठीक है। तो वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है। अब जो पी वेव क्या है, वो आर्टीरियल डिपोलराइजेशन है। इसी तरीके से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है, और टी वेव जो है वो रीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल्स की। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल तक जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो सही नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर पी में है तो इसका मतलब है कि एट्रिया के दरमियान है, और इसी तरीके से अगर सेगमेंट आ जाए, ठीक है, जो क्यू आर सेगमेंट है, तो इसकी आगे जो है वो एडवांस ऑफ ईसीजी में सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। इसमें क्योंकि डिटेल सारी बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स ऑफ ईसीजी हम पढ़ेंगे ताकि आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएँ। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। 3 कंपोनेंट हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब उसकी वैल्यूएशन कैसे है ईसीजी की स्टेप की और बाकी चीज़ों, इसका हार्ट रेट कैसे निकालना है, ये से नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी आ जाते हैं रेगुलर है रिदम या इनरेगुलर है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो यही है कि रिदम इसका रेगुलर है। जब आपने जाना है आईसीयू में, ईआर में या किसी भी यूनिट में जहाँ पे पेशेंट को ईसीजी लीड्स लगी हुई होती हैं, तो हमें आप एक नज़र आपने जब मॉनिटर को देखना है तो मॉनिटर को देख के आपको ने देखना है कि अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने मॉनिटर को देखा, देखने के बाद आपने उसको ऑब्ज़र्व किया फॉर 15 सेकंड। आपने देखा कि ठीक है जी, ये नहीं आपने देखा कि फॉर एग्जांपल रेट को आपने देखा कि ठीक है, और दूसरा उसमें आपने रेगुलरिटी चेक की कि क्या जो जी आ रही है वो रेगुलर है, आर जो उसके इंटरवल हैं वो इक्वल हैं, तो ये आपने इसको देख लिया। दूसरा आपने हार्ट रेट को देखा साथ जो नज़र आ रहा होता है, उसमें आपने देखना कि क्या उसमें अब्रप्ट चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। कि फॉर एग्जांपल अभी ईसीजी में जो चेंजेस आ रही है, अगर ईसीजी में चेंजेस आ रही होगी तो इसका मतलब है साथ उसके हार्ट रेट भी चेंज होगा, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हार्ट रेट रेगुलर और इनरेगुलर होना का क्यों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पेशेंट आ जाता है कैबेज का आपके पास, तो टैकीकार्डिया कार्डिक सर्जरी के बाद नॉर्मली होता है, हर पेशेंट को होता है टैकीकार्डिया। तो उस क्योंकि बहुत बड़ी इंसल्ट एक हुई होती है, इंसीजन है, बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है, तो उसमें से पेशेंट गुजरा है इंसीजन के बाद। इसी तरीके से जो कार्डिक पेशेंट है उनमें भी नॉर्मली यानी कि कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, लेकिन पोस्ट कार्डिक सर्जरी नॉर्मली टैकीकार्डिया होता है। अगर कैबेज का पेशेंट है उसमें साइनस रिदम है और साइनस टैकीकार्डिया है, जो कि आगे वाली स्लाइडों में आप देखेंगे, तो मैं इसको कहूँगा कि ये नॉर्मल है। साइनस टैकीकार्डिया इज़ नॉर्मल इन कैबेज पेशेंट,
और अगर ये साइनस रिदम आपका एफिब में या किसी भी और इनरेगुलर रिदम में चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने प्री ऑप देखें आपको कहा था कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ की एक वर्थ है, और प्रीवियसली अगर आपने पेशेंट की ईसीजी और ये चीज़ें मॉनिटर की हुई होंगी और लिखा हुआ होगा और प्रीवियस डॉक्यूमेंट ये आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पेशेंट का ये एक्यूट इशू है या क्रोनिक है। मतलब ये कि बाज़ का पेशेंट होते हैं, वेल्व के पेशेंट होते हैं, उनको प्री ऑप ही कोई ना कोई वेल्व वाले केस होते हैं तो उनको प्री ऑप ही उनका जो रिदम है ना अब नॉर्मल चल रहा होता है, एफिब उनको चल रहा होता है, फीमेल को मोस्टली। तो इसलिए आपको प्रीवियस हिस्ट्री का पेशेंट का पता होना ज़रूरी है। तो अगर एक पेशेंट है कैबेज के साथ है और उसको साइनस रिदम है या साइनस टैकीकार्डिया तो वो नॉर्मली है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो विद इन 2-3 डेज सेटल हो जाता है। और इसी के साथ अगर एक पेशेंट है कैबेज का और उसमें नॉर्मल रिदम है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो इसका मतलब है कि ये फिर आपने देखना है कि क्या ये क्रोनिक तो नहीं है। अगर क्रोनिक नहीं है उसका, ठीक है, तो फिर ये नॉर्मलिटी है। तो फिर इसमें मोबिलिटी प्रोटोकॉल, उसकी बाकी प्रोटोकॉल, उसकी बाकी केयर आपने टोटली चेंज करनी है, सही है। और उसके साथ फिर आपने उसको देखना है कि आइनोट्रॉप्स कौन कौन से जा रहे हैं। तो ये फिर रिलेटेड डिटेल्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे किसी 1-2 केसेस में बीच में करूँगा डिस्कस आपसे। तो अभी ईसीजी की तरफ ही जाते हैं। तो उसमें अगर एक पेशेंट पोस्ट ऑप आपके पास आ जाता है वेल्व वाला और उसमें एफिब होता है, तो एफिब अगर वेल्व वाला पेशेंट है और क्रोनिक भी है, उसका आपने प्रीवियस हिस्ट्री भी देख लिया, उसका ऑपरेशन के बाद भी हो गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। तो उसमें क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर बाज़ ये होता है कि वेल्व आपको पता है कि दरमियान में होता है बिल्कुल, और उसके साथ ही सारा आपका कंडक्शन सिस्टम जा रहा होता है। तो अगर उसमें कोई बाज़ थोड़ी बहुत नॉर्मलिटी आ जाए तो वो कोई इशू नहीं है, तो आ भी जाए तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उसमें आपने मोबिलिटी प्रोटोकॉल और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है पेशेंट की, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट जो है अभी रिदम की रेगुलरिटी और इनरेगुलरिटी। अब आप जब आईसीयू में गए जाके आपने देखा, अगर तो आपने देखा विद इन 15 सेकंड अगर तो उसमें ईसीजी में भी चेंज आ गया है एकदम से, ठीक है, जैसा कि आपको ये नीचे वाली स्लाइड में जो सबसे नीचे स्टेप है इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये सेकंड और थर्ड जो है ना ये थोड़े जल्दी आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रेगुलर रिदम नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले में रेगुलर है, इस वाले में रेगुलर है, दोनों में रेगुलर है, इस वाले में ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे डिटेक्ट करनी है। तो वहाँ पे क्योंकि ग्राफ नहीं होता ये, तो इसी तरह ईसीजी ग्रीन वाली चल रही होती, तो आप जैसे अगर वो आरआर वेव जो है वो इंटरवल इसका कम हो गया तो आपने फ़ौरन से उसको देख लेना है कि हाँ भाई कि ये यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, तो पेशेंट का रिदम कम से कम रेगुलर नहीं है। तो उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे, उसकी पीवीएफ देखेंगे, ठीक है, कि पीवीएफ नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है या कौन सी वेव कैसी है, इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो आईसीयू में आपको ये याद होना चाहिए कि रिदम कौन सा है, ये डिटेक्ट करना आना चाहिए कि ये नॉर्मल रिदम है, एफिब है। पहली बात तो ये कि रेगुलर रिदम है या इनरेगुलर है। दूसरा फिर जब रेगुलर है तो फिर कौन सा है, साइनस टैकीकार्डिया है, साइनस ब्रैडीकार्डिया है, ठीक है, या कि फॉर एग्जाम्पल अगर एफिब है, रेगुलर एफिब भी होता है तो उसमें कोई इशू नहीं है कि अगर बाज़ का क्रोनिक पेशेंट है तो उनका 130-135 रेट अगर जा रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 100-110 जा रहा है तो वो एफिब उनका होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे अगर फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा होता है तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये रिदम इसका अब नॉर्मल है। तो रेगुलर इनरेगुलर हो गया, उसके बाद आपने इसको डिटेक्ट कर लिया कि क्या इसको फॉर एग्जांपल एफिब है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर है या कौन सी और कोई सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया है, तो इस ईसीजी कैसे प्रेजेंट होगी ये भी आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अभी हम जाएंगे, ठीक है ना। हार्ट रेट की डिटर्मिनेशन है, ये अभी आपको मैंने बताया, अभी नेक्स्ट एक स्लाइड के ऊपर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें उसको आर वेव की लोकेशन आपने देखनी होती है कि कितनी देर के बाद आ रही है। उसमें जो बॉक्सेस आ रहे होते हैं ईसीजी के ऊपर, छोटा बॉक्स होता है और एक गहरी लाइन होती है बड़ी जो है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने जैसे आप ये अभी देख रहे हैं तो इसमें अगर एक बड़ा बॉक्स आ रहा है तो उसका मतलब है कि 300 रेट है, अगर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब है 150 है, अगर 3 आ रहे हैं तो इसका मतलब है फिर 100 है, तो 20, उसके बाद फिर 25 माइनस होगा। नेक्स्ट अगर बॉक्स है तो इसका मतलब है 75, फिर एक और बॉक्स अगर दूर चला गया तो इसका मतलब है कि 65। आर इंटरवल, ये आर इंटरवल है, ये वाला जो ऊपर वाला आ रहा है ये आर इंटरवल है, ठीक है। तो इसको ये एरो लगा हुआ है इसके ऊपर,
ठीक है। तो इजीली आप अगर ये निकालना भी चाहेंगे तो कहीं से भी ये आपको मिल जाएगी, जिसके ऊपर ये हार्ट रेट आपको कैलकुलेट करना इजीली बताइए। अगर ये आप इस पे देखें, ठीक है, तो ये एक खाना है, ये दूसरा खाना है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, और उसके साथ जैसे ही ये वाला आ रहा है तो ये तकरीबन फोर्थ मान रहा है, तो इसका रेट इसके ऊपर 75 बनता है, ठीक है। और ये यानी कि जब आप वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि ईसीजी जो है वो इसी तरह प्लेन आ रही होती है, और उसका साथ दूसरा ये होता है कि हार्ट रेट साथ आ रहा होता है, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसको सिर्फ मैंने ये यहाँ पे इसलिए रिवाइज़ किया ताकि ये आपको आइडिया और रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। लेकिन जो भी एग्ज़ाम है, थ्योरी एग्ज़ाम में भी नहीं, उसमें सिर्फ ये पूछा जाता कि इतने के बाद है, MCQ भी अगर आए तो इतने के बाद है तो कितना रेट होगा, या ECG की स्टेप दी हुई होती है उसमें आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये अब इसको अगर देखेंगे आपको तो ईज़िली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है इसको साइनस रिदम को हम देखते हैं। तो साइनस रिदम में क्या होता है कि RR इंटरवल आपने देखना होता है रेगुलर होना चाहिए, हार्ट रेट जो है उसका 60 to 100 होना चाहिए। साइनस रिदम ये है, अगर 100 से ज़्यादा हार्ट रेट आपका जा रहा है तो सेकंड साइनस टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 60 से कम आ रहा है तो उसको ब्रैडी कहते हैं, साइनस ब्रैडी। तो जो साइनस नॉर्मल रिदम है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये साइनस नॉर्मल रिदम इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको बताया P वेव, Q RS कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद T वेव आपने देखनी है, ठीक है। और ये वाली जो वेव है S और ये T, S अगर ये वाला डिप्रेशन है, ये अगर अपराइड होगा तो इसका मतलब ये ST एलिवेशन है, ठीक है। इस वाली में सिर्फ आपको नॉर्मल ECG हम बताएंगे। तो ये नॉर्मल आपका रिदम आ गया साइनस, ठीक है। अब साइनस ब्रैडीकार्डिया क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेस देन 60 अगर बीट पर मिनट जा रहा है तो साइनस ब्रैडीकार्डिया होगा। तो आपसे जो मोस्टली पूछा जाएगा वहाँ पे सिर्फ एक ECG दी जाती है, और ECG दे के उसके ऊपर लेबलिंग उसको करनी होती है। तो ECG के रिदम आपको पता होना चाहिए कि ये साइनस है, ये साइनस टैकी है, ये साइनस ब्रैडीकार्डिया है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ों को आप ज़हन नशीन आपने करना है। तो ये अब आप देखें कि इसमें जो इंटरवल है बहुत, इसमें RR वेव बहुत दूर चली गई है, इस फार वे, ठीक है। तो ये इसलिए 60 से कम है, तो ये इसलिए साइनस ब्रैडी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, और आपको इसको लेबल करना आना चाहिए। जस्ट वहाँ पे क्योंकि स्टेप्स दी हुई होती हैं, और वहाँ पे फिर पूछा जाता है कि जी ये जो भी इस तरह का एग्ज़ाम होता है तो उसमें फिर पूछा जाता है कि जी ये इसको आप करें और बताएं। तो वो वहाँ पे फिर आपने लेबलिंग करनी होती, बहुत डिटेल नहीं आपने लिखनी होती, ठीक है। अब साइनस टैकीकार्डिया कैसा होता है, अब इसी तरीके से जैसे आपको मैंने बताया था कि RR जो है आपकी वेव्स ये बहुत जब नज़दीक आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि रेट बढ़ रहा है, जिस तरह पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा। तो इधर भी आप ये अभी देख रहे हैं कि ये RR इंटरवल, ठीक है, ये नज़दीक है, तो इसका मतलब है कि ये साइनस टैकी है। अब सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया है, बड़ा इंपॉर्टेंस है, प्राइम इंपॉर्टेंस है, इसकी हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसकी सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया मोस्टली कार्डिक आप डेफिनेटली जब यूनिट में बैठे हुए तो उधर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिदम है तो इसकी डिटेल नहीं, इसमें सिर्फ इसमें जो हार्ट रेट होता है वो यानी कि 150 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें जो P वेव जो है वो विजिबल उसमें नहीं होती, P वेव इसमें विजिबल नहीं होगी, ठीक है, सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया में। तो ये आपने जो है इसके अलावा QRS कॉम्प्लेक्स जो है अकर विद इन एन अप्रोप्रिएट इंटरवल, द RR इंटरवल हाउएवर इज़ मार्कली शॉर्टन। तो RR इंटरवल डेफिनेटली हार्ट रेट ज़्यादा है तो वो शॉर्ट ही होगा, ठीक है। तो RR इंटरवल शॉर्ट हो जाता है और P वेव जो है वो जो है इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। जिस तरीके से ये भी आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बाकी चीज़ें सारी इसमें हैं, इसमें और शॉर्ट हो गया है, QRS कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं उसी तरीके से हैं, ठीक है, लेकिन P वेव नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो है आपने और इसके अलावा भी डिफरेंट ECGs की पिक्स देख लेनी है साथ, ठीक है। तो इसमें लेबलिंग में कुछ भी आपको आ सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको पता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब कि P वेव जो है उसमें भी है रिप्लेस्ड हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि मल्टीपल उसमें फिब्रिलेटरी वेव्स आ रही होती हैं, रेफ वेव्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो उसकी ECG कैसी होती है, और रेट इसमें AFib जो है वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, ये उसके रेट पे डिपेंड करता है।
और फ्रीक्वेंट कितना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एफएम में अब इसमें आप देख लें, ठीक है। तो ये एक स्लो एफएम की है पिक इसमें जो दी हुई है एट्रियल फिब्रिलेशन की। तो इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहा है, टी वेव आ रही है, फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स, फिर बिल्कुल टोटली इसमें कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है कोई भी इलेक्ट्रिकल, उसके बाद दोबारा से फिर एकदम से क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एट्रियल फिब्रिलेशन है। तो एट्रियल फ्लटर जो है, एट्रियल फ्लटर का सबको पता है कि शार्ट ऑफ अपीयरेंस उसमें होती है, बड़ा इजी है कि शार्ट ऑफ अपीयरेंस हो जाती है, पी वेव उसमें जो है वो शार्ट ऑफ अपीयरेंस से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, सही, ये शार्ट ऑफ प्रॉपर शार्ट ऑफ अपीयरेंस इसमें आ रही है, ठीक है। तो इसमें जो ये होता है, ये बेसिकली आपको ईसीजी आपके माइंड में बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको हर तरह से कि ये इस किस्म की ईसीजी अगर है तो ये क्या हो सकता है, तो वही फिर आपने लेबल करना होता है वहाँ पे। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है समटाइम अकर इन रन्स of 3 or more ectopic example, followed by revision of the baseline rhythm, or it may be sustained effective circulation, may be preserved, or it may be seriously compromised for the absent in the sustained VTAC, ठीक है। तो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया जो है, तो इसमें आगे 2 टाइप्स हैं। ये फर्दर जो टाइप्स हैं ये इसमें इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ बेसिक में कोशिश कर रहा हूँ कि बताऊँ, बहुत डिटेल में मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे। तो आपको जो मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो इसकी आपको प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, लेकिन मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक जो है ये मोस्टली इसमें नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये क्या है। तो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया जो है उसका आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये जो इस तरह की आ रही हैं वेव्स, ठीक है, वो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया का है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, ठीक है ना। तो मल्टीपल एक्टॉपिक्स होते हैं उसमें भी, ठीक है। और वेंट्रिकल इसमें जो फिब्रिलेशन है उसकी और इसकी भी जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है ना, उसमें कम से कम कॉन्ट्रैक्शंस हैं और इसमें इनरेगुलर्स हैं। फिब्रिलेशन मतलब ये कि कहेंगे, फिब्रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे इसको कहते हैं फड़फड़ाहट, ठीक है। तो एक वक्त के लिए रुक गई, एक वक्त के लिए हो गई, एक वक्त के लिए रुक गई, एक वक्त के लिए हो गई। अब वो इंटरवल कितना है उसमें गैप, अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो टैकीकार्डियाज़ हैं उसमें आ रही होती है वेव कंटिन्यू, जो फिब्रिलेशन है उसमें नहीं आ रही होती, ठीक है। अब हार्ट ब्लॉक्स हैं, हार्ट ब्लॉक की आपको टाइप्स पता होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ईसीजी कैसी होगी, ठीक है। और सेकंड टाइप जो है उसमें कैसी होगी। तो मोस्टली जो है इसमें आपसे जो इस लेवल के ऊपर या मोस्टली जो जर्नल जो है ग्रेजुएशन है उसमें क्वेश्चन जो किया जाता है वो इस तरह डिटेल नहीं पूछी जाती। उसमें या तो पूछे जाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसमें कौन सी वेव एब्सेंट होगी। तो या ये होता है कि कोई ना कोई वहाँ पे जो है एबनॉर्मल ईसीजी जो हैं वो लगाई गई होती हैं वहाँ पे और लगा के और उसको फिर बताया जाता है कि इसको लेबल इट, ठीक है। उसको जब आप लेबल करते हैं तो उसमें फिर आप देखते हो ईसीजी, तो अगर वहाँ पे आप गलत लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स आपके कटेंगे। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती। तो अगर कोई डिटेल ईसीजी देखना चाहता है और उसको रीड करना चाहता है, उसको स्टडी करना चाहता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट डेज़ में इसकी वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।